राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इस वीडियो में हम लोग समता क्या है, समता का अधिकार क्या है, समता का अधिकार संविधान में किस रूप में वर्णित है, इसे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है, और समता के अधिकार का महत्व क्या है, डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल है, समता के अधिकारों का विषय क्षेत्र या स्कोप क्या है, किन किन क्षेत्रों में हम समता की बात करते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम समता स्थापित नहीं करने की बात करते हैं, रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या समता के विरुद्ध है, और इससे जुड़े हुए कुछ विशेष निर्णीत विधि की चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट करें अगर समता से कि व्हाट इज़ इक्वलिटी। अगर हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ना जाकर के सामान्य और स्वाभाविक जो समता का अर्थ है वो आम बोलचाल की भाषा में यदि बात करें तो समता का मतलब है कि बिल्कुल जहां सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। जैसे आप एक दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार यदि वो मान लीजिए भोजनालय है तो वो एक ही थाली उसी तरह के बर्तन में सभी को भोजन दे रहा होता है, एक ही उसका मूल्य है, सभी से वो एक ही मूल्य ले रहा है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के बैठने का अलग अलग स्थान नहीं है और अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट उनको नहीं दे रहा है। तो वो यानी हम कहेंगे कि उस भोजनालय में सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है। इसी तरह से आप बस में जा रहे हैं तो बस की सीटें भी एक समान हैं और सभी से एक समान किराया लिया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये समता है। अब इसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बात करें, लीगल वे में बात करें, यानी लीगल इक्वलिटी की बात करें, तो यानी संविधान ने अपने नागरिकों या अनागरिकों के साथ समान बर्ताव करने की जो गारंटी दी हुई है उसी बात को हम कहते हैं कि समता का अधिकार, और ये समता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब अगर आगे बढ़ें हम लोग तो अब जैसा कि ये चित्र आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस तराजू के दोनों पलड़ों को एक समान रखने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सेंस में कहीं ना कहीं इक्वलिटी को भी हम देखते हैं। अब उस लीगल टर्म में अगर बात करें तो लीगल इक्वलिटी मीन्स एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम बाय द लॉ, यानी विधि के द्वारा सभी को एक समान तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द सम रूल्स एंड इक्वल एक्सेस टू लीगल प्रोटेक्शन, यानी उनको विधि का समान संरक्षण भी दिया जाएगा लेकिन कुछ विशेष नियमों के अधीन रहते हुए। अब वो नियम क्या है उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस, जेंडर और वर्थ, वेल्थ, ensuring no one gets special privilege and everyone has a fair chance, forming a cornerstone of justice and democracy, यानी कि न्याय और लोकतंत्र का ये मूलभूत आधार है और किसी के साथ हम धन के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे, उसके रेस और कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसी बात को हम लीगल इक्वलिटी या हम कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में सभी को प्रदान किया गया है। अब इसका एग्जांपल जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑल स्टूडेंट्स गेट द सेम टेक्स्ट बुक एंड द सेम अमाउंट ऑफ क्लास टाइम, यानी मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं अगर क्लास ले रहा हूँ तो मैंने इक्वल सभी से फीस ली होगी और सभी को वही टेक्स्ट बुक, वही सब्जेक्ट मैटर, वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और वही सेम समय तक। तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट के साथ इक्वल बिहेव किया जा रहा है। अब इसके इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम थोड़ा सा एक फ्रेमिंग के रूप में देखें तो अब हम अगर क्वेश्चन रेज करें कि डू ऑल सिटीजन एंजॉय द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ए सोसाइटी, क्या समाज में सभी नागरिक समान अधिकार और अवसर को एंजॉय कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें व्यवहारिक धरातल पे तो दिक्कतें हैं, नो डाउट, लेकिन अगर हम लीगल वे में देखें तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। कम से कम लॉ या लीगल वे में देखा जाए तो लॉ अपने एंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो हर व्यक्ति जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो एग्ज़ाम को दे सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे क्योंकि आप फला रेस, कास्ट, रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आप फला से बिलोंग करते हैं तो आप दे पाएंगे। तो ऐसा किसी के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स की जाती है हर एग्ज़ाम के लिए, हर पोस्ट के लिए, हर तरह के सुख सुविधा के लिए।
तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी हैं, श्रीमती मुर्मू जी, और वो एक बिल्कुल ही आदिवासी वर्ग से आती हैं, लेकिन वो उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी उम्र होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, तो वो सारी एलिजिबिलिटी उन्होंने फुलफ़िल की और वो आज राष्ट्रपति हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि विधि कभी भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास श्रीमती मुर्मू जी का। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो हमारे जस्ट पीछे सीजीआई रहे हैं, तो उनके साथ भी हम ये बात कह सकते हैं कि वो भी अपने उस दलित वर्ग से होते हुए और उस सर्वोच्च पद तक, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक वो पहुँचे। तो यानी विधि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। अब इसके बाद बात करें, इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए समानता जो है एक मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि यदि सभी को समान अधिकार नहीं होगा तो फिर वोट देने का अधिकार अगर भेदभाव के साथ किया जाएगा, या किसी को 2 वोट का अधिकार हो, किसी को 1 वोट का अधिकार है, किसी को आधा वोट का अधिकार है, तो फिर डेमोक्रेसी का मंतव्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इस रूप में डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए समानता सबसे मुख्य आवश्यकता है, सबसे मुख्य अवधारणा है या सिद्धांत है। इन इंडिया द राइट ऑफ इक्वलिटी इज इंश्रिंड इन आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इक्वलिटी की बात की गई है, और इसे पार्ट 3 में यानी संविधान के तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसे निरूपित किया गया है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अब क्या क्या हैं पूरे ओवरऑल, अगर हम अलग अलग अब आर्टिकल के हिसाब से अगर देखें तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, और विधि का जो संरक्षण मिलेगा किसी को, विधि का लाभ अगर कहीं मिलना है तो वो भी समान रूप से सभी को दिया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन इज एबव द लॉ, यानी कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द कोर्ट्स। एग्जाम्पल, इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन बी ट्राइड अंडर लॉ, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उनके निर्वाचन में धांधली की शिकायत की गई। उस समय के माननीय राजनारायण जी ने शिकायत की, उन्होंने रिट फाइल किया, तो मिसेज इंदिरा गांधी के इलेक्शन को भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसका मतलब कि विधि के समक्ष जो हैं वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन पीपल हो, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसी की से जुड़ी हुई बात हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे, चाहे वो राजा, रंक, फकीर, कोई भी व्यक्ति हो, न्यायालय वही न्यायालय होगा, वही विधि होगी और सबके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, द सेम लॉ अप्लाई इक्वली टू द ऑल इंडिविजुअल्स इन सिमिलर सिचुएशन, यानी एक समान दशा है तो वही विधि सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी। एग्जाम्पल, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में गेट स्पेशल प्रोविजंस ड्यू टू differing circumstances. This is not a violation of equal but a part of it. यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर दशा सबकी अलग अलग है तो दशा के हिसाब से हम अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे, तो ये इक्वलिटी के बियॉन्ड नहीं है, इक्वलिटी का ये अपोजिट नहीं होगा, बल्कि उसी का एक पार्ट माना जाएगा। यानी कि छोटा बच्चा है तो हम उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। हम अगर अपने घर में बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ना बात करें, तो मान लीजिए हमारे घर में एक छोटा बच्चा 1 साल का है या 6 महीने का है, कोई बच्चा 10 साल का है, कोई व्यक्ति 25 साल का है, कोई व्यक्ति 60 साल का है, तो हम उसके अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। यानी छोटे बच्चे को दूध पिलाएंगे क्योंकि वो खा नहीं सकता, उससे जो बड़ा व्यक्ति है वो सब कुछ खाएगा पिएगा, घर का पूरा काम करेगा, और जो बुजुर्ग होगा उसे हम थोड़ा सम्मान देते हैं, उसके अपनी एज के हिसाब से, उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार उसको सुविधाएं देते हैं। तो इसी तरह से संविधान भी बात कर रहा है कि हम विशेष लोगों के साथ विशेष बर्ताव कर सकते हैं, और यही बात अनुच्छेद 15 के क्लास 3 में कही गई है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए राज्य जो है स्पेशल व्यवस्था कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है। अब आर्टिकल 15 में क्या कहा जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को रोकने की बात की जा रही है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी राज्य जो है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप कन्याकुमारी में आपका जन्म हुआ है तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी थे, वो कन्याकुमारी यानी देश के सबसे अंतिम छोर से आते थे, लेकिन राष्ट्रपति वो बने, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया गया
कि वो कन्याकुमारी से हैं, इसलिए वो दिल्ली के यहाँ हमारे सबसे मुख्य जो सर्वोच्च पद है देश का कार्यपालिका का, यानी हेड ऑफ स्टेट, उसको धारण नहीं कर सकते, या वो माइनॉरिटी से थे और उसके बाद भी वो उस पद को धारण उन्होंने किया। तो यानी धर्म और क्षेत्र यानी जन्म स्थान के दोनों के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसके बाद एक्सेप्शंस इसके क्या क्या हैं, यानी कब हम ऐसा कर सकते हैं। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, चिल्ड्रेन एंड स्पेशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC, STs, OBCs। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्रोविज़न की बात की जा रही है, तो जब हमारा मूल संविधान बना तो उस समय ये प्रोविज़न तो था कि वुमेन, चिल्ड्रेन के लिए विशेष प्रोविज़न किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। लेकिन ये वाला जो प्रोविज़न है, यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी SC, ST और OBC के लिए जो प्रोविज़न की बात है, ये बाद में 91 पहले संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ी गई। अनुच्छेद 15 के खंड 4 के रूप में ये बात बाद में जोड़ी गई थी। और चंपकम दोराईराजन के केस में ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करेगा DPSP पे, DPSP को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता। तो उसी के बाद से अमेंडमेंट करके ये जोड़ा गया और तब अब हम उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी हम जब किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो यहीं से जुड़ा हुआ प्रोविज़न है। यानी हम उनको, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए हम ऐसा प्रोविज़न करते हैं और इसे हम उस संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं मानते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। अब एक बात, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स, और जब हमने आर्टिकल 14 पढ़ा तो वहाँ वर्ड यूज़ किया गया था पर्सन। तो इसका मतलब कुछ आर्टिकल जो हैं सभी को मिले हुए हैं, वो चाहे नागरिक हो, चाहे अनागरिक हो, देशी हो, विदेशी हो, लेकिन कुछ जो अधिकार हमारे हैं वो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो जहाँ हम नौकरी की बात कर रहे हैं वहाँ नागरिकों को ही केवल अधिकार मिलेगा। एक्सेप्शन इसके क्या क्या हैं। रिजर्वेशंस, द स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विस, यानी जिन सर्विसेज में सभी को समान प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, उनके लिए हम कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकते हैं। और इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते हैं, बल्कि अफर्मेटिव एक्शन मानते हैं, सकारात्मक कदम मानते हैं उन व्यक्तियों को जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको कि अवसर नहीं मिल पाया था पहले। अब हम उनको विशेष अवसर देकर उनको सबके बराबरी में लाना चाहते हैं, ये है उसका उद्देश्य। और इसका भी एग्जाम्पल वही है कि रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर SC, ST एंड OBC, यानी इन लोगों को, इन वर्गों के लोगों को हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान में की हुई है। और स्पेशली अनुच्छेद 16 के 4 में, 4A, 4B, इन सब अनुच्छेद में या उनके उपखंड में हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, यानी पुराने प्राचीन समाज में यदि हम देखें तो इस तरह की शिकायतें मिलती थी कि छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता था। तो इसके लिए संविधान ने अपने अनुच्छेद 17 में ये व्यवस्था कर दी कि इस तरह का बर्ताव किसी के साथ नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। और इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पारित किया गया और यहाँ इसे अपराध घोषित किया गया। प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड फॉरबिडन। इट्स इन्फोर्समेंट इज पनिशेबल बाय लॉ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सिग्निफिकेंस, यानी इसका महत्व क्या है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल रिफॉर्म प्रोविजंस इंश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए ये सबसे मजबूत एक कदम माना जाता है संविधान का। और कहीं ना कहीं ये फलीभूत भी हुआ और आज के हमारे समाज में ये प्रथा लगभग समाप्त भी हो गई है। लेकिन मैं एक बात कठोरता से या दृढ़ता से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में उन्हीं वर्गों के कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनको दिग्भ्रमित करते हैं और मिसगाइड करते हैं। किस रूप में, मैं अभी एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की एक घटना होती है, अभी कुछ दिनों की पहले की घटना है कि एक IAS ऑफिसर ये मंच से कहते हुए देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं कि मैं तब तक रिजर्वेशन लेना नहीं छोड़ूंगा या आरक्षण नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे बच्चे की शादी ब्राह्मण कन्या से नहीं हो जाती।
तो देखने में या सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत ही सामाजिक बात कर रहे हैं कि समता जब बिल्कुल आ जाएगी तब हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे। लेकिन अब आप देखें कि अपने आप को रिजर्व कैटेगरी में रखने के लिए, आरक्षण का लाभ लेते रहने के लिए, अपने भाइयों का हक मारने के लिए वो कैसे अपने भाइयों को ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यानी वो अपने भाइयों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी मुझसे, मेरे बेटे से नहीं करेगा, इसलिए अभी समानता नहीं आई है। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा क्या है कि मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाल ही में आया और वहाँ कहा गया कि जो क्रीमी लेयर के यानी जो धनाढ्य वर्ग है या जो लोग ऊंचे पद पे जा चुके हैं वो अपने भाइयों के लिए रिजर्वेशन छोड़ें। अपने भाइयों के लिए जो कि बिल्कुल अभी मार्जिनलाइज्ड कंडीशन में हैं या जिनको अवसर अभी नहीं मिल पाया है, वो बराबरी पे आ सकें। इसलिए उसी वर्ग के अच्छे लोग या जो उच्च पदों पे हैं वो उस अधिकार को छोड़ दें। तो अब यहाँ वो अब ये दिखाना चाहते हैं कि अभी मैं समता के लेवल पे नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने भाइयों के लिए अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। तो कहीं ना कहीं वो, जबकि उनको कहना चाहिए कि हाँ अब मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे को अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहने की बजाय बल्कि वो अब अपने ही भाइयों को दिग्भ्रमित करके अपना वो लाभ बनाए रखना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। नैतिक रूप से देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए तो वो पूरी तरह से अनुचित है। लेकिन अब चूंकि व्यवस्था चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, लेकिन पार्लियामेंट ने इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं किया है, इसलिए हम और आप अभी उस बारे में कुछ विशेष नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तरीके से देखें कि कैसे ये चीज़ें धरातल पे आसानी से इन्फोर्स की जा सकती थी, कि घर में मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा शिकायत करते हुए आता है कि मेरे भाई या बहन ने मुझे मार दिया या मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो माता या पिता उससे क्या कहता है, अरे बेटा उसने इस कारण से तुमको ऐसा किया, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा चोट नहीं लगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कहना उस बच्चे की जो शिकायत है दूसरे वाले अपने भाई या बहन के साथ, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखती है। और जब हम ये कहें कि अरे उसने मार दिया, तो अब उसने 1 तमाचा मारा था या नहीं मारा था, मैंने दूसरे वाले को 2 तमाचा मार दिया, तो जिसके बदले में मैंने 2 तमाचा मारा उसे लगेगा कि इसका मतलब मुझे अब इस तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो फिर इस तरह का प्रोटेक्शन बार बार खोजने की कोशिश करता है। यानी दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। एक जो है गिल्टी फील करेगा क्योंकि मुझे अनावश्यक रूप से पनिश किया गया, और दूसरा वाला कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होगा उसी तरह के कार्य करने के लिए। तो इस तरह के व्यवहारिक उदाहरण से अगर हम समझें तो समाज में भी इसी तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने एमपी में उदाहरण दिया, एमपी के आईएएस का, कि यदि वो ये बात कहते उल्टा कि निश्चित रूप से अब जो भाई हमारे ऊंचे स्थान पे पहुंच चुके हैं, अच्छे स्थान पे पहुंच चुके हैं, वो अपने दूसरे भाइयों के लिए रिजर्वेशन छोड़ दें, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता, उसका क्या प्रभाव समाज पे जाता, सकारात्मक प्रभाव जाता। और इस तरह से वो कह रहे हैं अपने समाज के लोगों के बीच में, तो इसका मतलब वो अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन ये आर्टिकल टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात कर रहा है, समाप्त करने की बात कर रहा है, यानी कि आप किसी तरह की पदवी या पद किसी से नहीं ले सकते। द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। लेकिन ये अगर हम देखें तो भारत रत्न, सौर्य पदक तो हालांकि मिलिट्री में आ जाएगा, एकेडमिक में छूट दी ही गई है, यानी हम एकेडमिक में डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं तो उसके लिए छूट है, या मिलिट्री में हम कहें सौर्य पदक और इस तरह के जो दूसरे पदक दिए जाते हैं उसके लिए भी छूट है। लेकिन भारत रत्न और इस तरह के जो दूसरे पदक दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं इसका वायलेशन करते हैं, और चूँकि अब हमारे देश में दिया जा रहा है तो हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल इसको मना करता है कि केवल और केवल मिलिट्री और एकेडमिक उपाधि को छोड़ करके दूसरी कोई उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट, यानी विदेशी जो राज्य होगा उससे कोई हमारा नागरिक इस तरह का टाइटल नहीं लेगा। एग्जाम्पल, टाइटल्स लाइक सर और राय बहादुर, यानी जब अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे लोगों को, तो उसी को रोकने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। वेयर एबॉलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद इस तरह की उपाधियों को रद्द कर दिया गया। एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स लाइक डॉक्टर, मेजर, ये अभी भी अलाउड हैं और ये दिए जाते हैं। अब इसका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तियों के गरिमा और सामाजिक न्याय को प्रमोट करते हैं।
हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी असमानता को, सामाजिक और आर्थिक असमानता को ये समाप्त करने में सहायक है। इनकरेज इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी जो हमारे पिछड़े हुए वर्ग हैं, समूह हैं, उनको सशक्त बनाता है और उनको भी हमारे ग्रोथ में, विकास में भागीदारी करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए और केस लॉ की बात की जाए तो कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। हालांकि हम जुडिशियल जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यहाँ पे समेटने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी पे इतने जजमेंट हैं और इतने उसके एस्पेक्ट्स हैं, इतने वेरिएशंस हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हम केवल देखने की कोशिश करेंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और यहाँ क्या कहा गया, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्ग विधान को रोकता है अनुच्छेद 14, लेकिन युक्ति संगत, तर्कसंगत क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सायरा बानो वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें मामला ये था कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक के रूप में बिल्कुल आर्बिट्रेरी तलाक दे सकता है, लेकिन वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दे सकती, यानी कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी के अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर जस्टिस आर वैल्यूज इंट्रिंसिकली इंट्वाइंड इन द गारंटी ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, यानी कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 में जो समता की गारंटी दी गई है ये उसके मूल भाव के विरुद्ध है और इसलिए ये असंवैधानिक है। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और यहाँ पे रिजर्वेशन को, ओबीसी के 27% के रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया गया, यानी वैधानिक ठहराया गया और क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जो उसी वर्ग के धनाढ्य लोग हैं या अच्छे पदों पे हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ न दिया जाए एंड टोटल रिजर्वेशन लिमिट कैप्ड एट 50%, यानी 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और इसी क्रीमी लेयर की मैं बात कर रहा था कि SC/ST के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि अब उनके बीच में भी इस तरह का वर्गीकरण किया जा सकता है और इसके पहले के जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता SC/ST के बीच में, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है ये। डीक्रिमिनलाइज्ड कंसेसुअल होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन अडल्ट्स री इन्फोर्सिंग इक्वलिटी एंड डिग्निटी, यानी जो हमारे ग्रे, कीर और इस तरह के ट्रांसजेंडर हैं उनके सेंस में ये जजमेंट आया था कि यदि वो एडल्ट्स हैं और कंसेसुअल इस तरह का सेक्सुअलिटी है तो वो क्रिमिनलाइज्ड नहीं किया जाएगा और उनको पनिश नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात उनकी डिग्निटी और समता से जुड़ी हुई बात है। समाज में जो लोग हैं यानी वो ट्रांसजेंडर भी है तो इसी समाज का हिस्सा है, इसलिए उनके साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिए। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये एडल्ट्री, यानी उस समय हमारे IPC में एडल्ट्री एक ऑफेंस हुआ करता था, आज के डेट में BNS में ये ऑफेंस नहीं है, इसलिए इस केस का अब उतना रिलेवेंस नहीं है। फिर भी जानने के लिए कि बैकग्राउंड क्या है एडल्ट्री को समाप्त करने का, तो एडल्ट्री इज़ नो मोर क्राइम एंड हस्बैंड इज़ नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 IPC ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी न्यायालय ने कहा कि अब एडल्ट्री जो जारता है वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ का मास्टर नहीं है कि अपनी वाइफ की तरफ से वो दूसरे को पनिश कराने के लिए प्रोजिक्यूशन करे या किसी को प्रोजिक्यूट करे। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 का ये वायलेशन करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसको अगर हम इक्वलिटी को लागू करने की बात करें तो उसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है हमारे सामने, तो परसिस्टेंट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया MP वाला, कि उस तरह के जो इंसिडेंट होते रहते हैं या हमारे समाज में भी कभी कभी हमको देखने को मिलते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार अगर हो रहा है कहीं, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है इसके लिए, दोनों तरफ से चैलेंज है ये। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड पुअर्टी भी कहीं ना कहीं चैलेंज है इस बात के लिए कि एक व्यक्ति बहुत गरीब है तो उसको ऊपर लाने में, उसको समानता के दायरे में रखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़े एफर्ट लगेंगे, तो तब तक ये चुनौती है कहीं ना कहीं। मिसयूज और
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। ये सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक जो हमारी विल पावर है वो बहुत कमज़ोर है। कहीं ना कहीं हम राजनीतिक लाभ केवल लेना चाहते हैं, उनको वास्तव में समानता देना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ी चुनौती है इस समता के सिद्धांत के लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स, यानी लोगों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके कारण वो व्यक्ति जिनको अभी तक समता के स्तर पे आ जाना चाहिए था वो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में अभी पता ही नहीं है। अब हम लोग अगर इसका कंक्लूजन करें तो राइट टू इक्वलिटी इज़ नॉट जस्ट ए लीगल प्रिंसिपल बट मोरल कमिटमेंट टू बिल्ड एन इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी। यानी समाज को न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ये केवल लीगल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये नैतिक हमारी प्रतिबद्धता है कि हम इसका पालन करें और समता को समाज में लाने की कोशिश करें। इक्वलिटी डज नॉट मीन सेमनेस, इट मीन्स फेयरनेस। यानी ये केवल और केवल समानता नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं न्याय है, ये निष्पक्षता है। ट्रीटिंग अनइक्वल्स अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार करें, तब ये वास्तव में निष्पक्षता और न्याय होगा। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन रेज करें तो इज़ रिजर्वेशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, क्या आरक्षण जो है समानता के अधिकार के विरुद्ध है? तो इसका उत्तर जैसा कि मैंने पहले कहा कि आरक्षण जो है समता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि समता का एक भाग है, समता का पार्ट है। कैसे, क्यों? क्योंकि जो लोग नीचे हैं, बिल्कुल सबसे मार्जिनल कंडीशन में है, उनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं हो पाई है, उनको माहौल नहीं मिल पाया है, तो वो किस रूप में सामने वाले को ट्रीट करेंगे या उनकी बराबर की चुनौती कैसे होगी? यानी एक व्यक्ति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो आईएएस का बेटा है या किसी धनाढ्य व्यक्ति का बेटा है, और एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से आता है और ख़राब सामाजिक परिस्थितियों में रहा, सामान्य प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ है, और उसने किसी दूसरे बोर्ड की बुक पढ़ी हुई है और कॉन्वेंट स्कूल वाले व्यक्ति ने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की बुक पढ़ी हुई है, तो वो कॉम्पिटिट कैसे करेगा उस बच्चे को? तो इसलिए हम उसको एक रिजर्व कोटा देते हैं, कैटेगरी देते हैं, ताकि वो उसी अपनों के बीच में फाइट करके आगे बढ़ सके। ये उसका कारण है, इसलिए हम इसको इक्वलिटी के विरुद्ध नहीं मानते हैं, बल्कि ये उसी का एक सकारात्मक रूप है, उसी को इक्वलिटी को बढ़ाने का एक तरीका है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, या ये दोनों कंसेप्ट किस तरह से हैं? तो जैसे मैंने पहले कहा कि इक्वलिटी केवल और केवल समता की बात करती है और इक्विटी कहीं ना कहीं न्याय की बात करती है। तो इस तरह से, और पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की बात करती है इक्विटी, इसलिए दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब उसी को हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखने की कोशिश करें तो सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी सभी को समान हम उपचार दें, ये कहीं ना कहीं समता का सिद्धांत कहता है। और फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन नीड, यानी आवश्यकता के आधार पे न्यायपूर्ण उसको ट्रीटमेंट दें, ये कहीं ना कहीं इक्विटी की बात है। वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक साइज का कोई कपड़ा हम बना दें और कहें कि सभी इसी को पहनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी का सिद्धांत हो सकता है, समता का सिद्धांत हो सकता है। लेकिन हम सभी के हिसाब से उनको अवसर दें या उनको सपोर्ट करें, तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी की बात करता है। इग्नोर्स स्टार्टिंग डिफरेंसेस, यानी जो समानता है वो कहाँ से आपने शुरुआत की, इसको इग्नोर करती है। और हम इक्विटी की बात करें तो वो उसका ध्यान रखती है कि किसने कहाँ से शुरुआत की है, तो उसके हिसाब से उसका एंड होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि दौड़ हो रही है अगर ग्राउंड में, तो आपने देखा होगा कि लोगों को तिरछा खड़ा किया जाता है कि जिनको बाहरी गोले में दौड़ना है उनको थोड़ा हम पहले रियायत देंगे, ताकि वो उनको पूरा करने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो इसलिए हमने उनको तिरछा खड़ा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी का मसला है। और हम बराबरी पे खड़ा करते और लास्ट में उनको ज़्यादा दौड़ना पड़ता, तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी की बात होती कि भाई हमने सबको समान जगह पे खड़ा किया था, अब आगे चल के कोई दिक्कत आ रही है तो अब उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इस तरह की बात है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो इमेजिन 3 पीपल ट्राइंग टू वॉच ए गेम ओवर ए फेंस, यानी मान लीजिए कि ये बाउंड्री है और 3 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और ये व्यक्ति उससे बड़ा है और ये व्यक्ति उससे बड़ा है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला व्यक्ति है ये अपने आप से ही देख सकता है या इसको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए एक स्टूल हमने इसको दिया और यही सेम स्टूल अगर इसको हम देते
तो ये देख नहीं पाता, यानी ये देख नहीं पाता, और वही स्टूल सेम इसको भी दिया जाता तो ये भी नहीं देख पाता, और ये व्यक्ति आसानी से देख लेता क्योंकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल गया। तो इसीलिए हमने कहा कि जो इस कंडीशन में जो जिसकी इस तरह की नीड है, हमने उसको 2 स्टूल दिया या उसको ऊंचा स्टूल दे दिया, और जो सबसे छोटा वाला व्यक्ति था इसको हमने 3 स्टूल दिया या सबसे ऊंचा स्टूल दिया। तो अब वास्तव में इक्विटी के आधार पे देखा जाए तो अब ये जस्टिस है, ये इक्वलिटी है, ये वास्तविक इक्वलिटी अब होगी कि हमने जैसा जो व्यक्ति था उसकी परिस्थिति, उसकी आवश्यकता के अनुसार सपोर्ट किया, तो ये वास्तविक समता का पालन होगा। यही बात यहाँ पे एग्जाम्पल में कही जा रही है। इक्वलिटी, everyone gets one box to stand on. Equity, shorter people get taller boxes so everyone can see, यानी वो मैच देख सकते हैं या उस तरफ जो भी वो देखना चाहते हैं उस तरफ के लिए सभी सुविधाएं हमने उनको प्रोवाइड की। तो ये था राइट टू इक्वलिटी का सिद्धांत। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं कि अभी इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, या आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।